क्या 25 साल पुराना बीजेपी शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में टूट जाएगा? ये सीधे लिए चलते हैं आपको। बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गेले 25 वर्षाच्या वर या महाराष्ट्रामध्ये भाजप आणि शिवसेना यांची युती कार्यान्वित आहे। जवळजवळ 25-26 वर्षापूर्वी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोदजी महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे या तिघांनी आणि सर्व सहकार्य मिळून त्या कालखंडामध्ये आदरणीय गोपीनाथजी मुंडे, आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे, आदरणीय प्रमोद महाजन या तिघ आणि त्यांचे सहकारी त्या कालखंडामध्ये यांनी बसून या महाराष्ट्रामध्ये भाजप आणि शिवसेनेची महायुती ही त्या कालखंडामध्ये निर्माण केली। 1989ला या महायुतीच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामधल्या पहिल्या निवडणुका लढवल्या आणि आम्हाला लोकसभेला पूर्वीपेक्षा अधिक चांगलं यश 89ला मिळालं। 90ला विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये अधिक चांगलं यश मिळालं, 91ला मिळालं लोकसभेला। आणि तेव्हापासून तर आज तागायत या महायुतीने राजकीय दृष्ट्या जर पाहिलं तर निवडणुकांमध्ये अनेक चढउतार अनुभवले। काही ठिकाणी चांगलं घवघवीत यश मिळालं, काही ठिकाणी अपयश मिळालं। अगदी निव्वळ महायुतीच्या माध्यमातून विधानसभा नव्हे, लोकसभा नव्हे तर अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत सुद्धा या महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही निवडणुका लढवल्या। दुर्दैवाने मधल्या कालखंडामध्ये हे तिन्ही नेते दिवंगत झाले। बाळासाहेब ठाकरे गेले, प्रमोदजी महाजनही गेले आणि मागच्या लोकसभेपर्यंत गोपीनाथराव मुंडे या ठिकाणी होते आणि मुंडे साहेबांनी या युतीचं रूपांतर महायुतीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला आणि या युतीमध्ये आणखीही 4 पक्षांची जोडणी करून ही महायुतीने लोकसभेच्या निवडणुका लढवल्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला चांगल्या प्रकारचं यश या ठिकाणी मिळालं। गेले 1989 पासून तर आज तागायत या महायुतीच्या चढउताराचा साक्षीदार मीही आहे। अलीकडच्या कालखंडामध्ये लोकसभा संपल्या आणि गोपीनाथराव मुंडेंचं निधन झालं आणि या विधानसभा आल्या। या विधानसभेच्या याच्यामध्ये कोणाला किती जागा हव्यात, या राज्यामध्ये पुढच्या दृष्टिकोनातनं काय राजनीती असावी यासाठी गेले 20-22 दिवस झाले शिवसेना, भाजप आणि त्याचे सहयोगी पक्ष यांच्यामध्ये आमच्या चर्चा सुरू आहे। या राज्यामधलं एक घोटाळेबाज सरकार गेलं पाहिजे, हा महाराष्ट्र काँग्रेस मुक्त झाला पाहिजे। या दृष्टिकोनातनं महायुतीमधल्या घटक पक्षांसहित सर्वांना समान न्याय आणि सर्वांना चांगला सन्मान मिळाला पाहिजे या दृष्टीने या चर्चा होत्या। दुर्दैवाने शिवसेनेच्या माध्यमातून या चर्चेमध्ये एका विशिष्ट आकड्यापुरती मर्यादित किंवा त्याच्या भोवती ही चर्चा फिरत राहिली किंवा मुख्यमंत्री पदाच्या भोवती ही चर्चा फिरत राहिली। भारतीय जनता पार्टीला मुख्यमंत्री पदापेक्षा या राज्यामधलं हे आत्ताचं असलेलं सरकार, घोटाळ्यातबाज सरकार, हे नाकर्ते सरकार, हे खेचण्यामध्ये आम्हाला पहिला रस आहे। पहिलं प्राधान्य आम्ही त्याला दिलेलं होतं, त्या दृष्टिकोनातनं मी स्वतःही बोलत होतो। परंतु दुर्दैवाने या चर्चेमध्ये जे काही प्रस्ताव शिवसेनेकडनं भारतीय जनता पार्टीकडे आलेत त्यामध्ये जागांचा जो प्रस्ताव आला त्याच्यामध्ये मूळ काही जागा आमच्या कमी होत होत्या, काही जागा आमच्या घटक पक्षांच्या कमी होत होत्या आणि त्या माध्यमातून आमच्या 119 जागा तर आम्ही पूर्वीपासून लढवतच होतो आणि त्या माध्यमातून ह्या चर्चेच्या भोवती फिरत असताना आमच्या महायुतीमधल्या घटक पक्षांना आम्ही न्याय देऊ शकत नव्हतो।
भाजपचंही त्यात समाधान होऊ शकत नव्हतं. अशा विचित्र अवस्थेमध्ये ह्या चर्चा दिवसाभरातून 2 वेळा होत का 3 वेळा होत, तासभर होत का 4 तास हो, पण शेवटी त्यातनं काही निष्कर्षाप्रत येऊ शकत नव्हतं अशी स्थिती होती. आणि आता वेळ अगदी कमी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते या दृष्टिकोनातनं मध्ये निर्णय होणार केव्हा आहे. आणि आता अगदी परवा दिवशी फॉर्म भरायची मुदत संपते आहे आणि त्यामुळे कुठल्या तरी निर्णयाप्रत आपण आलोच पाहिजे. यासाठी आमची आज ही बैठक झाली. आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ही युती टिकली पाहिजे अशा स्वरूपाचे संकेत यापूर्वीही दिलेले होते, परंतु त्यांनी हा निर्णय कोर समितीवर सोपवला होता. आम्ही या संदर्भामधले कुठलीही कटुता न येता कुठल्याही प्रकारचा ताणतणाव निर्माण न होता आहे सुटावा असा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने त्या प्रयत्नाला आम्हाला यश येऊ शकलेलं नाही. आमचे प्रयत्न शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू आहेत आणि आत्ताही या ठिकाणी येत असताना माननीय उद्धवजींशी मी स्वतः बोललो, त्यांच्याशीही चर्चा केली आणि त्यांच्याही कानावर आमच्या बैठकीमध्ये जी काही चर्चा झाली ती मी त्यांच्या कानावर घातलेली आहे. पुढचं देवेंद्रजी आपल्यासमोर मांडतील. माननीय नाथाभाऊंनी संपूर्ण भूमिका आपल्यासमोर मांडली आहे. मुळामध्ये जी काही चर्चा सर्व चालली होती त्या चर्चेच्या मागचं ध्येय एकच होतं की महाराष्ट्राला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून मुक्त करायचं आहे. आणि त्या दृष्टीने महायुतीला प्रचंड मोठं यश मिळालं. तीच महायुती पुढे देखील यशाकडे गेली पाहिजे. विशेषतः जे घटक पक्ष महायुतीमध्ये सामील झाले ते घटक पक्ष आमच्यावर विश्वास ठेवून महायुतीमध्ये आले होते. आमचे स्वर्गीय नेते गोपीनाथरावजी मुंडे यांनी प्रयत्नपूर्वक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असेल, राष्ट्रीय समाज पक्ष असेल, शिवसंग्राम असेल यांना या महायुतीमध्ये आणलं होतं. आणि त्यामुळे जोही काही निर्णय घ्यायचा आहे तो निर्णय घेत असताना या सर्वांना सोबत ठेवावं, यांना अकोमोडेट करावं अशा प्रकारचं आमची आग्रही मागणी होती, अशी भूमिका देखील होती. परंतु ज्याचा उल्लेख नाथाभाऊंनी केला की एका आकड्याच्या आजूबाजूलाच सर्व चर्चा फिरत असल्यामुळे शेवटी महाराष्ट्रातल्या जागा 288च आहेत. कधी प्रस्ताव यायचा तर आमच्या जागा कमी व्हायच्या, कधी प्रस्ताव यायचा तर घटक पक्षांच्या जागा कमी व्हायच्या आणि शेवटी घटक पक्षांमध्ये देखील अविश्वासाचं वातावरण हे तयार होताना आम्हाला दिसलं. ज्यावेळी आमच्याकडे शेवटचा प्रस्ताव ते घेऊन आले आणि 7 जागा घटक पक्षांकरता, त्यावेळेस आम्ही अतिशय विनम्रतापूर्वक त्यांना सांगितलं की हा प्रस्ताव शक्य नाही आहे. जे विश्वास ठेवून आपल्यासोबत आलेले आहेत त्यांच्या विश्वासाला आपण तडा जाऊ देता कामा नये. तरी देखील आग्रह होता की एकदा घटक पक्षांसोबत बसलं पाहिजे. त्या आग्रहाचा सन्मान करून आम्ही घटक पक्षांसोबत बसलो, त्यांच्याशी चर्चा केली. घटक पक्ष नाराज झाले. पुन्हा त्यांना आम्ही समजवलं आणि आम्ही स्पष्ट भूमिका त्यानंतर मात्र मांडली की बाबा असं घटक पक्षांना वाऱ्यावर सोडून तुम्ही ना आम्ही युती करून पुढे जाऊ हे काही योग्य आम्हाला वाटत नाही. आमच्या विश्वासावर ही पक्ष मुंडे साहेबांनी या आमच्या महायुतीमध्ये आणलेली आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊनच पुढे गेलं पाहिजे. आणि म्हणून हा सगळा आज देखील दिवसा एक प्रस्ताव ते नव्यानं घेऊन आले आणि त्या प्रस्तावामध्ये परत कुठलाच बदल नाही.
म्हणजे एखादी गोष्ट अशा प्रकारे मांडायची किंवा तशा प्रकारे मांडायची, पण गोष्ट तीच मांडायची. आणि दुसरी गोष्ट अशी होती की फ्लेक्झिबिलिटी नाहीच. आम्ही हे ठरवलेलं आहे, हे ठरवल्यामध्ये तुम्हाला जर काही म्हणायचं असेल तर तुम्ही सांगा, त्याच्यामध्ये ऍडजस्ट करायचं असेल तर सांगा. आम्ही सातत्याने सांगत होतो की आपलं ध्येय जे आहे हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला या महाराष्ट्रातनं घालवणं हे आपलं ध्येय आहे. आणि त्यामुळे फ्लेक्झिबिलिटी आम्ही ठेवू, तुम्ही ठेवा. पण मला असं वाटतं की ती काही होऊ शकली नाही. आणि म्हणून आज आमच्या कोर कमिटीमध्ये आम्ही बसलो, त्यांच्या शेवटच्या प्रस्तावावर आम्ही चर्चा केली. त्याही संदर्भात अकारण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. सकाळी विनोदजी आणि मी 1-1.5 तास त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही त्यांना सांगितलं की आता कुठलाही निर्णय करायचा असेल तर नाथाभाऊ गावामध्ये नाहीत, पंकजाताई नाहीत, सुधीर भाऊ नाहीत, आम्हाला त्यांना तातडीनं बोलवावं लागेल. ते आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करूनच आम्ही निर्णय करू. नाथाभाऊ एअरपोर्टवर उतरल्यावर नाथाभाऊंचा फोन आला की मी एअरपोर्टहून निघालोय, तुम्ही तातडीनं B4ला या. आणि म्हणून आम्ही आशिष शेलार यांना सांगितलं की तुम्ही जाऊन सांगा की नाथाभाऊ आलेत, आम्ही त्यांच्याशी चर्चेला चाललो आहोत. आणि असं सांगून आम्ही आलो खाली, आपल्याशी भेटलो. आपल्याला देखील आम्ही तेच सांगितलं की आम्ही B4ला चर्चेकरता चाललो आहोत. या ठिकाणी B4ला आलो, तिथेही माध्यमांनी आम्हाला बघितलं, पण त्याच्यावर जणू काही आम्ही वाट पाहायला लावली, आम्ही बसवून ठेवलं. अशा प्रकारचं मला असं वाटतं की शेवटी आमच्या मनातला भाव हा आहे की इतके वर्ष आम्ही मैत्रीत राहिलो आहोत, सोबत राहिलो आहोत. आणि मैत्री यापुढे संपते असं नाही, मैत्री ही जन्मभराचीच असते. पण आज आम्ही असं ठरवलंय की जे ध्येय आम्हाला गाठायचं आहे ते ध्येय गाठत असताना जे मित्र आमच्या सोबत आहेत त्यांना घेऊन आमच्या मार्गाने आम्ही ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्यामुळे तोच निर्णय आज आम्ही त्यांना कळवलाय. आम्ही याही ठिकाणी स्पष्ट करतो की शेवटी विचारांच्या आधारावर तयार झालेली एखादी युती, त्याच्यामध्ये आपापल्या मार्गाने आपण चालायचं ज्यावेळेस ठरवतो त्यावेळी मनाला अतिशय वेदना होतात, दुःख होतं. पण शेवटी वेळेची मर्यादा ही प्रत्येकाला आहे. आणि तेच प्रत्येक वेळी प्रस्ताव आणि त्यातनं घटक पक्षांमध्ये एक प्रकारचा ताणतणाव किंवा त्यांच्यात अविश्वासाची भावना. परवा फॉर्म भरायची शेवटची तारीख आहे, पण त्या संदर्भातली अनिर्णयाची स्थिती, यातून शेवटी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच फायदा होईल हे लक्षात आल्यानंतर आम्ही आमचा मार्ग धरलेला आहे. आमच्या मित्रपक्षाबद्दल किंवा शिवसेनेबद्दल आमच्या मनात नेहमीच मैत्रीची भावना आहे, ती पुढे देखील राहील. आमच्यामध्ये असाच आमचा प्रयत्न असेल. निवडणुकीच्या दरम्यान देखील आम्ही कुठलीही टीका त्यांच्यावर करणार नाही. कोणी जर टीका केली तर त्याला तर मत असं आहे की उत्तर देण्याचं कारण नाही. याचं कारण अतिशय स्पष्ट आहे की आमचं ध्येय काय आहे, तर ध्येय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करणं हे ध्येय आहे. आणि त्याच ध्येयाकडे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरह से ये गठबंधन अब लगभग टूट गया है. जी हां, गठबंधन टूट गया है. शिवसेना अपने रुख पर अड़ी रही. हमने बहुत कोशिश की. शिवसेना गठबंधन यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए. एक बार फिर से लिए चलते हैं, आवाज ठीक हो गई है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस. जवळपास आम्ही फायनल स्टेजेसला आहोत. त्यांना फॉर्म भरायला जावं लागल्यामुळे एखाद्या जागेवर आता आमचं बोलणी चालली आहे, ते देखील आमचं पूर्ण झालेलं आहे. आणि आता रात्री आम्ही RPI सोबत देखील आमची चर्चा जी आहे ती पुढे नेणार आहोत. आणि ही महायुती आमची कायम राहील. या महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही निवडणुका लढू असा आम्ही निर्धार केलेला आहे.
शिवसेना हमारे विपक्ष के नेता माननीय एकनाथराव खड़से जी, इन्होंने अभी अभी बताया कि जो परिस्थितियां तैयार हुई है उसके ऊपर उन्होंने माननीय उद्धव जी से बात की और उनको परिस्थिति से अवगत भी कराया। पिछले कई दिनों से हम लोग इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार यह ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। और हमारा मानना ये है कि महाराष्ट्र की इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती, चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। पहिले और 2 निवेदन हैं, त्यानंतर सगळ्या प्रश्नाची उत्तर देश आगे भी देखेगा। बहुत स्पष्ट रूप में बोला है। आगे 2 निवेदन सुनने के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। मला वाटतं की आदरणीय नाथाभाऊ असतील, आदरणीय देवेंद्रजी असतील, यांनी भूमिका खूप स्पष्ट केली आहे। ही महायुती टिकावी, पुढे चालावी, यासाठी महाराष्ट्रातील अनेकांचे विविध क्षेत्रातले सामान्य माणसापासून ते विविध क्षेत्रातल्या मान्यवर व्यक्तींचा आग्रह होता आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे बरेच दिवस, जसं 22 दिवसाचा उल्लेख केला, ही सगळी चर्चा सुरू होती। पण शेवटी आता 2 दिवसांनी फॉर्म भरण्याची मुदत संपणार आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या चर्चेत येणारे जे प्रस्ताव, त्या प्रस्तावातले वेगळेपण, पुन्हा त्याच भोवती चाललेली चर्चा, असं पाहता कुठेतरी या चर्चेला आता विराम मिळावा आणि कार्यकर्ते, उमेदवार तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। महाराष्ट्र में चुनाव के ऐन पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख परसों, और ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां बन गई थी, लेकिन आशंका ये थी लगातार कि ये गठबंधन आखिर कैसे बढ़े, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी और उम्मीदवारी पर उद्धव ठाकरे अड़े दिख रहे थे, सीटों पर भी अड़े हुए दिख रहे थे, और ये बीजेपी को गवारा नहीं था। सीधे रुक करते हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई इस खबर पर सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। राजदीप, बिल्कुल साफ है कि एक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी, और जिस पर उद्धव ठाकरे लगभग चिपक गए कि भैया उम्मीदवारी चाहिए, फिर सीटों का बंटवारा, और अब जब बीजेपी हट रही है तो शहादत की एक तस्वीर पेश करके वो ये कह रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ हैं, उनके कॉज के लिए हम उनके साथ अलग हुए हैं क्योंकि शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अलग हो रहे हैं, अपना मार्ग, यानी गठबंधन को लेकर किस तरह की इमोशनल बातें अब होंगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए अंजना, जमाना कैसे है ब्रेकिंग न्यूज का। शुरुआत हुई, मैं न्यूयॉर्क में हूं, बातचीत हुई नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे पर। अब बातचीत 1 घंटे में होती है महाराष्ट्र में गठबंधन किस प्रकार से टूट रहा है। तो मोदी जी चले गए अमेरिका और समस्या छोड़ गए भारत में, खास करके महाराष्ट्र में। देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना की जो लोकल यूनिट है
वो बार बार ये कह रही है अपने केंद्रीय नेतृत्व को कि हमें ये चुनाव अपने आप लड़ने दीजिए, ये एक मौका है बीजेपी को मजबूत करना महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि शिवसेना दूसरी तरफ चाहती थी कि ये गठबंधन रहे, क्योंकि उनको कहीं डर है कि अगर दोनों पक्ष पूरे सीट लड़े तो बीजेपी आगे निकल जाएगी और मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलेगा। इसलिए शिवसेना 150 के नंबर पर अड़ी रही। ये एक तरह से बीजेपी की एक स्टेट बीजेपी, महाराष्ट्र राज्य बीजेपी की एक चाहत है कि हमारा मुख्यमंत्री पहली बार बन जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लड़े। ये जो आज एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि छोटे दल जो है वो नाराज है, वो दुखी है, हम उनके साथ हैं, ये सब केवल एक बहाना है। असली चीज है कि दोनों की निगाहें मुख्यमंत्री पद पर थी पहले दिन से। एक तरफ उद्धव ठाकरे की नजर उस पर है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेतृत्व, बीजेपी नेतृत्व की, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच ये मिलाप नहीं हो पाया है। अगर बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन होते तो कम से कम उन दोनों नेताओं के बीच अविश्वास तो नहीं था। आज के बीजेपी नेताओं में और उद्धव ठाकरे के बीच एक अविश्वास है। कुछ बीजेपी नेताओं ने मुझे कहा, देखिए कितनी बार उन्होंने नरेंद्र मोदी की टीका की सामना में, उनके बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ शिवसेना कहता है कि बीजेपी जो है अब बड़े भाई की तरह बड़ा एरोगेंट बन गया है, एक तरह से हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अविश्वास का माहौल है और ऐसे माहौल में शायद गठबंधन नहीं बन पाया, जिससे महाराष्ट्र के चुनाव अब दिलचस्प हो गए हैं। अब तक लगा था कि लगभग जीत तय है इस गठबंधन की। अब सवाल उठता है कि इस गठबंधन में किस दल को कितने ज्यादा सीटें मिलेगी। तो एक ऐसा चुनाव जो सबको लगा था एक ही पक्ष, एक ही गठबंधन जीत सकता है, अब थोड़ा दिलचस्प बन गया है। अब देखना है कांग्रेस एनसीपी क्या करती है, क्योंकि एनसीपी भी शायद अब समझेगी हम भी चुनाव अकेला लड़ते हैं, या कांग्रेस भी समझ लेगी हम भी चुनाव अकेला लड़ते हैं। यानी कि चौतरफा लड़ाई भी महाराष्ट्र में इस बार पहली बार हो सकती है। बिल्कुल, और एमएनएस भी शायद फायदा उठाना चाहे। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर क्या महाराष्ट्र की दिखती है? जो हिंदुत्व, एमएनएस फायदा उठाना चाहे क्योंकि हिंदुत्व के लिए जो वोट थे वो अब बटे हुए दिखेंगे, लेकिन इसके साथ ही और भी बड़े फॉल बैक्स इसके होंगे। एक तो अनंत गीते मंत्री हैं इस एनडीए के सरकार पर, क्या वहां पर केंद्र में ये गठबंधन बना रहेगा? और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी। और कांग्रेस एनसीपी, क्या वहां पर अगर बात नहीं बनती है तो एनसीपी और बीजेपी के दोनों ही जगह पे जो छोटे भाई थे उनके जुड़ने की संभावना बनती है? बिल्कुल, ये सब संभावना है। मुझे नहीं लगता कि कोई एमएनएस के साथ अलायंस करेगा, क्योंकि जिस तरह का उनका एजेंडा है उसके साथ नेशनल पार्टीज जो हैं वो दूर रहेंगे। लेकिन और ये भी पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद नंबर जिस तरह से आते हैं, बीजेपी और शिवसेना एकजुट एक बार फिर हो सकते हैं। आज की तारीख में आनंद गीते जो केंद्र में है शायद मंत्री पद छोड़ दे, लेकिन कल चुनावों के बाद अगर ऐसी स्थिति बने जिसमें भाजपा और शिवसेना एक अलायंस एक बार फिर बना सके तो शायद ये इस तरह का अलायंस बनेगा। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जिनकी उम्मीदें पूरी खत्म हुई थी, उनमें अब थोड़ी एक जागरूकता आएगी कि कम से कम अब हम ये चुनाव लड़ तो सकते हैं। तो एक फर्क तो जरूर पड़ेगा पूरे माहौल पर। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी को लगता है एडवांटेज उनके पास है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे और इससे उनको फायदा होगा। दूसरी तरफ शिवसेना को लगेगा कि जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर हमारी ताकत ज्यादा है, हम रीजनल पार्टी है। तो दोनों पक्ष जो हैं अब एक तरह से इस बात से हट नहीं सकते कि चुनाव के टाइम पे थोड़ी कड़वाहट जरूर होगी, क्योंकि दोनों आमने सामने होंगे। चुनाव में कई ऐसी जगहें होंगी जहां मार्जिन बहुत कम होगा और इसलिए चुनाव भी दिलचस्प होता है। लेकिन पोस्ट पोल चुनाव के बाद अभी भी संभावना है कि बीजेपी और शिवसेना एकजुट हो जाए। सब अब नंबर के ऊपर है। अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं तो सभी संभावनाएं ऊपर आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी और एनसीपी के बीच भी चुनाव के बाद एक तरह से गठबंधन हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा संभावना यही है कि चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच एक बार फिर एक गठबंधन होगा और जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं उनका मुख्यमंत्री होगा। और सबसे दिलचस्प है राजदीप कि अब से कुछ ही देर में एनसीपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां से भी कुछ ऐसी खबर आए तो इसके बाद मतलब महाराष्ट्र के चुनाव तो जिस तरह से अब कम से कम शुरुआत हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही दिलचस्प समीकरण बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें, एक बार फिर से जरा सुना देते हैं अपने दर्शकों को आपके पास आने से पहले। देवेंद्र फडणवीस ने जब यह ऐलान किया क्या कहा कि जो परिस्थितियां तैयार हुई है उसके ऊपर
उन्होंने माननीय उद्धव जी से बात की और उनको परिस्थिति से अवगत भी कराया। पिछले कई दिनों से हम लोग इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार ये ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। और हमारा मानना ये है कि महाराष्ट्र की इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। सीधे रुख करते हैं, साहिल जोशी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजदीप सरदेसाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो गए तो थे न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी के इस टूर को कवर करने, जो वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये बड़ी आ गई है महाराष्ट्र की। हर पल कुछ ना कुछ साहिल इस वक्त हो रहा है। एनसीपी भी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या है उस बारे में खबर, और यहां पर हम क्या माने? वही कुर्सी जो ताकत की पहचान है, वही कुर्सी मुख्यमंत्री पद की डील ब्रेकर बनी। साहिल। अंजना, मैं इस वक्त मातोश्री के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लाइव देखी गई, जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उद्धव ठाकरे नीचे उतरे और उसके बाद शिवसेना के जो नेता यहाँ पर मौजूद है उनके साथ एक बैठक उनकी चल रही है। रामदास आठवले जो आरपीआई के अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में बीजेपी ने अभी कहा कि उनसे वो बात करेंगे गठबंधन को लेकर, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और उनसे भी बात चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर शिवसेना में माहौल ये नजर आ रहा है, उनको ये लगता है कि बीजेपी ने ये पहले से प्लान किया हुआ था कि ये गठबंधन तोड़ना है, क्योंकि दोपहर को जिस तरीके से जब मीटिंग चल रही थी उससे पहले ही खबरें आना शुरू हो गया कि ये गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन टूटेगा, टूटना तय, इस तरीके की बातें जब आई तब उसके बाद शिवसेना को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये ऐसा शिवसेना को लगता है। उनको लगता है कि बीजेपी ने ये पहले से प्लान किया था। अब रही बात आगे की, तो फिलहाल उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो सभी सीटों को चुनाव लड़े, या तो जितने अलायंस पार्टनर को वो ले सकते हैं उनको साथ में ले। फिलहाल ये देखा गया कि बीजेपी के साथ महादेव जानकर बैठे हुए थे, जो आरएसपी के नेता है, राजू शेट्टी जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता है, जिनके साथ बीजेपी का दावा है कि उनकी बातचीत चल रही है और उनके साथ गठबंधन हो जाएगा, सीट शेयरिंग के मामला हो जाएगा। तो शिवसेना का भी ये दावा है कि राजू शेट्टी के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। तो अब लड़ाई होगी अलायंस पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की, और ये बात साफ नजर आ रही है कि भले कितना भी वो कोशिश करे, बीजेपी कहे कि हम जवाब नहीं देंगे और कटुता नहीं आएगी, लेकिन अब कटुता तो आनी है। 25 साल पुराना रिश्ता रहा है और एक झटके में अगर वो टूटता है तो उसमें कटुता आनी है। ये साफ शिवसेना के नेताओं की बातचीत से नजर आ रहा है। तो कांग्रेस एनसीपी की, तो हमारी जो बात हुई एनसीपी नेताओं से, वो थोड़ा समय देने के मूड में थे, लेकिन अभी तुरंत वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस इंतजार कर रही है एनसीपी की प्रतिक्रिया की। एनसीपी की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आएगी उस तरीके से ये मामला होगा। लेकिन अहम बात है अंजना, इस वक्त की राज ठाकरे अपनी ब्लूप्रिंट रिलीज कर रहे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि महायुति में डिवोर्स हो रहा है और उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। ऐसा करके उन्होंने अपनी ब्लूप्रिंट की शुरुआत की और उसी वक्त करीब 1 लाख खर्चे गठबंधन तोड़ने की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए पहुंच गए थे। तो अब महाराष्ट्र की लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी और इस तरीके से ये पूरा कैंपेन होता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, कुछ देर में फिर आपके पास आएंगे। शुक्रिया आपका साहिल, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कुल मिलाकर अब राजीव, ये साफ कहा जा सकता है कि कम से कम शिवसेना और एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी, और जो एक अहम की लड़ाई बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुरूर और घमंड है, तो उसमें उद्धव ठाकरे वर्सेस अमित शाह जो लड़ाई देखी जा रही थी, वो लड़ाई में जीतता हुआ कौन इस वक्त दिख रहा है? और आज की रात कौन चैन की नींद सोएगा? शरद पवार, मुख्यमंत्री साहब जो अभी हैं, चौहान साहब, और किसकी नींद आज उड़ी रहेगी?
देखिए, चैन की नींद किसी को नहीं मिलेगी और मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रोग्राम का एक शीर्षक, इस चुनाव का अब एक शीर्षक रखे तो वो ये होगा, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ये अब हुआ है। कांग्रेस एनसीपी को एक तरह से कह रहा है दिखाइए आप में कितना दम है, दूसरी तरफ बीजेपी शिवसेना को कह रहा है दिखाइए आपके पास कितना दम है। हर पक्ष चाहता है कि वो अपनी जो ताकत है, जमीनी ताकत है, उसको इस चुनाव में आजमाए। यानी चारों तरफ मुझे लगता है अविश्वास का माहौल है। कोई पक्ष इस बार गठबंधन नहीं करना चाहता है ताकि अगर उनको 70-80 सीट मिले तो सत्ता उनके करीब आ सकती है। अब टारगेट उनका 144 या स्पष्ट बहुमत का नहीं रहेगा। हालांकि शिवसेना बार बार कह रही है कि हम 150 सीट लाएंगे। अब सवाल यह है किस पक्ष को 80 या 70 या 80 सीट मिलते हैं और चुनाव के बाद किस दूसरे पक्ष के साथ अब गठबंधन करते हैं। केवल ये इतना कहा जा सकता है, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस और शिवसेना के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता चुनाव के बाद। बाकी सब संभावनाएं अब लोगों के सामने हैं। राज ठाकरे को भी अब अगर 10-15 सीटें मिलती हैं तो वो भी एक किंग मेकर की तरह उभर कर आ सकते हैं। तो चुनाव जो एक तरह से बड़ा बोरिंग था वो अब बड़ा दिलचस्प बन गया है और चैन की नींद किसे नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी पक्ष नहीं जानता कि असली जमीनी ताकत अपनी क्या है। क्योंकि कई सालों से, 20 सालों से ये पक्ष जो है वो एक अकेला नहीं लड़े हैं। पहली बार मुझे लगता है 1990 के चुनाव के बाद आप इस तरह का एक चौतरफा एक चुनाव महाराष्ट्र में होगा। लेकिन जो लोग इस लड़ाई में शामिल हैं उन्हें तो अपनी अपने हिस्से की रोटी दिख रही है, इसलिए उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन संघ ने पहले ही समझ लिया था, परख लिया था। और राजीव, उस दिन हम ही बुलेटिन कर रहे थे आपके साथ कि किस तरह से संघ ने पहले ही संकेत दिए। हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आप दोनों आगे बढ़ रहे थे। अब वो वोटर जो आपके लिए लॉयल था वो तो बढ़ जाएगा। तो आखिरकार एक जमीन पर अगर हम देखें तो आखिर जो ये आत्मविश्वास, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो एक तरह से घमंड या अहम दिख रहा है, उसके नींव में तो बहुत ही एक खोखलापन दिखता है। देखिए, संघ चाहता था कि बीजेपी और सेना साथ में लड़े, हिंदुत्व का जो नारा है उसको साथ में लेकर जाए। लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं उनमें यह चाहत है कि वो इस बार अपनी ताकत आजमाए। और जैसे मैंने कहा, वो उद्धव ठाकरे को उस हैसियत से नहीं देखते जिस तरह से वो बाल ठाकरे को देखते थे। बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। बाल ठाकरे उस समय में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे। उद्धव ठाकरे का वो एक तरह से वो कद नहीं है। उसका फायदा एक तरह से बीजेपी नेता, जो लोकल नेता हैं, वो उठाना चाहते हैं। और मुझे लगता है उनमें भी अब एक लड़ाई होगी कि किसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैंने सुना है कि नितिन गडकरी जो है वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का एक गठबंधन हो। उनकी और उद्धव ठाकरे की भी ज्यादा नहीं बनती। तो एक पर्सनल इक्वेशन की वजह से और पॉलिटिकल रियलिटी जो है महाराष्ट्र की इस समय, कि हर गुट जो है, हर पक्ष जो है, वो एक तरह से उनमें अविश्वास है। अजीत पवार और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को नहीं चाहते हैं। नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे के बीच में बात नहीं बनती है। तो ऐसे एक वातावरण में शायद सभी दलों ने सोचा होगा कि चलिए एक बार तो कम से कम हम अपनी ताकत, जमीनी ताकत आजमाते और देखते हैं किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। सीधे रुक करते हैं साहिल जोशी, हमारे सहयोगी सीधे मातोश्री के अंदर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पहले सुनाते हैं। हमारे साथ है भाजपा के नेता विनोद तावड़े। विनोद जी, 25 साल का अलायंस टूटा है, किस तरह की भावना है, किसी निर्णय तक? नहीं, हमने हमारे मन के विरोध में जाके निर्णय किया है। अपेक्षा थी कि ये अलायंस चले, लेकिन क्या कौन से ऐसे कारण आखिरी दिन आन पड़े जिस पर यह निर्णय लेना पड़ा? तो ये तमाम नेता वही हैं, तीन चेहरे आपने देखे, एकनाथ खड़से, फिर विनोद तावड़े और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो बातचीत कर रहे थे। सब कुछ और एक तरह से अब खत्म हो चुका है। लेकिन सीधे रुक करते हैं साहिल जोशी के पास, जो इस वक्त मातोश्री के अंदर मौजूद हैं। आपने बताया साहिल कि कैसे यहाँ पर एक अविश्वास का वातावरण और एक तरह से साफ इस तरह के संकेत कि उन्हें आभास था आज दिन से ही, क्योंकि खबर हम सभी के पास आई थी। सबसे पहले हमने आज तक पे ब्रेक किया था कि कैसे ये गठबंधन टूट चुका है। तो बीजेपी ने मन बना लिया। जी बिल्कुल, शिवसेना को अब लगने लगा है कि जो बातचीत का दौर चल रहा था उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से 150 के नीचे शिवसेना को लेकर आना है, जिसके लिए शिवसेना तैयार नहीं थी। उनको लगता है कि 25 साल से ये गठबंधन की जो शुरुआत हुई, उनको लगता है कि उनकी बड़े भाई की भूमिका थी, बीजेपी ने उनका फायदा उठाया है। ये कुल मिलाकर माहौल नजर आता है। उनको शिवसेना के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं
उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के मैं ज्यादा पौना घंटा पहले तुलजा भवानी से यहाँ पर आए थे, और तुलजापुर वो मंदिर है जहाँ से बाला साहब ठाकरे ने 1995 में अपनी कैंपेन की शुरुआत की थी, और उसके बाद शिवसेना बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में आई थी। तो वहां से लौटे और उनको ये खबर मिल रही है कि गठबंधन टूटने के कगार पर है। वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद कुछ ही मिनटों में एकनाथ खड़गे का उनको फोन गया कि वो कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हो रही थी। वो उनकी और एकनाथ खड़गे की बातचीत हुई और कुछ ही मिनटों में एकनाथ खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ पहुंचे। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने देखा और उसके बाद उद्धव ठाकरे कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ अब मीटिंग में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके पास सूची तैयार है उम्मीदवारों की। मातोश्री के बाहर काफी हद तक भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और कुल मिलाकर माहौल अब यह है कि अब किस तरीके से घटक दलों को साथ में लिया जाए। शिवसेना का दावा है कि राजू शेट्टी उनके साथ आ सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि रामदास आठवले भी यहाँ पर मौजूद है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब भी रामदास आठवले मातोश्री पर मौजूद थे, और इस वक्त भी वो उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल बैठे हुए हैं। शिवसेना नेताओं की बैठक में भी रामदास आठवले इस वक्त मौजूद है। अब देखना यह है कि भले बीजेपी अब कह रही है कि कड़वाहट नहीं होगी, जो माहौल है उस साफ नजर आता है कि शिवसेना की पूरी कैंपेन में ये कड़वाहट बार बार उभर कर सामने आएगी। बार बार उनकी तरफ से ये कोशिश होगी है बताने की किस तरीके से गठबंधन तोड़ा गया है, और शिवसेना को नुकसान पहुंचाकर वो गठबंधन नहीं करना चाहेंगे। जो रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, वही भाषण पंकजा मुंडे इस वक्त बोल रही हैं। एक सेकेंड, पंकजा मुंडे बोल रही हैं। Mr. Mahajan and Mr. Munde were known as the architects of this alliance. What is your feeling? Of course, it's very sad feeling after 25 years of staying together, but there is no time. So this was a decision was supposed to be taken was right. But do you think it was inevitable because the way the talks were going for last few days? We tried our level best to keep it alive, this alliance. हमारे साथ है विरोधी पक्ष नेता